देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजपुर रोड में फुटओवर ब्रिज का किया उद्घाटन। सीएम धामी और राज्यपाल रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। सीएम धामी और राज्यपाल भी रहे मौजूद। पतंजलि यूनिवर्सिटी में अकादमिक स्टाफ और विद्यार्थियों के साथ किया फोटो सेशन। लोक संस्कृति के रंग में रंगी देवभूमि उत्तराखंड। दिन भर सोशल मीडिया पर लोक पर्व की पोस्ट ट्रेंड करती रही। धामी सरकार के नेतृत्व में पारंपरिक पर्वों को मिला नया गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 नवंबर आगमन को लेकर तैयारियां तेज। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला की अध्यक्षता में हुई बैठक। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और समन्वय पर बनाई गई रणनीति। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां राष्ट्रपति मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार पहुंची और पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। सभी ने पतंजलि यूनिवर्सिटी में अकादमिक स्टाफ व विद्यार्थियों के साथ फोटो सेशन किया। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा, जब आपने लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी तो पूरे देश ने आपके अदम्य साहस, राष्ट्र शक्ति, दृढ़ संकल्प का वो प्रेरक उदाहरण समूचे देशवासियों के लिए बना। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, जैसा पूज्य स्वामी जी ने अभी कहा, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। और ये हम सब उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का अपनी और समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल एक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। आप आज से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि आज से एक नया अध्याय आपके जीवन का प्रारंभ हो रहा है, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारतवर्ष के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान कौशल का उपयोग न केवल अपने बेहतर भविष्य बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आज योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में पतंजलि विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है, जहाँ विद्यार्थी केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय वास्तव में भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा की पुनर्स्थापना का जीवंत उदाहरण बन रहा है। इसी विश्वविद्यालय ने आधुनिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय से एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की है जिसमें योग, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। मैं इसके लिए स्वामी रामदेव जी को, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी सहित समस्त पतंजलि परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से, सहयोग से हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में
अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां आज एक और नई शिक्षा नीति को लागू कर प्रदेश के विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की गई है, वहीं हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहरे अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। ये केवल संख्या नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले विकसित भारत का अग्रिम स्वरूप है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का विस्तार है जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, ओपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करती थी। मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं हैं। जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज जो बेटियां प्रयास कर रहे हैं, आज जो शिक्षक अभिभावक जो प्रयास कर रहे हैं, अनुष्ठान के जो प्रतिष्ठाता रामदेव जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उसका एक मात्र झलक है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर लोक पर्व विद धामी जमकर ट्रेंड हुआ। इस ट्रेंड के जरिए प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस प्रयास की सराहना कर रही है जिसके तहत राज्य की लोक संस्कृति, परंपराओं और पर्वों की नई पहचान दी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में इस बार ईगास बग्वाल पर्व को पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। प्रदेश सरकार ने ईगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिससे न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि जन जन तक पर्व की खुशियां फैल सकी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लोक पर्व ईगास पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना शुरू किया है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि सीएम धामी ने पर्वों को सिर्फ परंपरा नहीं पहचान बना दिया, तो किसी ने कहा कि ईगास पर सार्वजनिक अवकाश देकर सरकार ने अपनी संस्कृति को सम्मान दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तराखंड के पौराणिक और आध्यात्मिक धरोहर स्थल आदि कैलाश की पवित्र छाया में आज राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह आयोजन उत्तराखंड की साहसिक खेल क्षमता, प्राकृतिक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यह 60 किलोमीटर लंबी अल्ट्रा रन आदि कैलाश से प्रारंभ हुई, जिसमें देश के 22 राज्यों से 700 से अधिक धावकों ने भाग लिया। ऊंचाई, कठोर मौसम और चुनौतीपूर्ण हिमालयी ट्रैक के बीच प्रतिभागियों ने अदम्य साहस, धैर्य और फिटनेस का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा की और धावकों ने कहा कि आईटीबीपी तथा भारतीय सेना का सहयोग और मार्गदर्शन अतुलनीय रहा, जिसने इस कठिन रूट पर आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाया। और राष्ट्रपति ने देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन में 2 नई आगंतुक केंद्रित सुविधाओं, पैदल पार पुल और घुड़सवारी क्षेत्र का लोकार्पण किया। इन दोनों परियोजनाओं ने राष्ट्रपति
निकेतन परिसर को आधुनिकता, सुरक्षा और विरासत के अद्भुत संगम के रूप में स्थापित कर दिया है। राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी मौजूद रहे। राजपुरा रोड पर बने 105 फीट लंबे पैदल पार पुल ने अब राष्ट्रपति निकेतन और आगामी राष्ट्रपति उद्यान के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित कर दिया है। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पुल स्थानीय हिमालयी वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। रैंप और रेलिंग के साथ यह पूरी तरह सुगम पहुंच प्रदान करता है। यह पुल अब व्यस्त राजपुरा रोड पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन गया है। और मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव के साथ मनाया गया। देवभूमि की लोक परंपराओं को समर्पित इस विशेष अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इगास हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, लोक आस्था और सामूहिक भावना का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों, गायकों और विभिन्न क्षेत्रों से आए सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति और परंपराएं हमारी धरोहर है, इन्हें बचाना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा सामूहिक दायित्व है। उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद इगास पर्व मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी देहरादून में सीएम आवास पर इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राज्यपाल, सरकार के सारे कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक के साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इगास पर्व पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बूढ़ी दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर परंपरागत उल्लास के साथ ये पर्व मनाया, जिसमें राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, विधायक और लोक कलाकार और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इगास बूढ़ी दिवाली गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है, जो हमारे लोक जीवन की खुशियों, आस्था और एकजुटता का उत्सव है। हमारे लोक पर्व इगास, भगवाल, बूढ़ी दिवाली सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस पर्व के दिन से ही आज हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, उन 25 वर्षों का भी उत्सव, रजतोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। इगास पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस लोक पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और ऐसा करने वाली यह पहली सरकार है। यह निर्णय उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं के प्रति मुख्यमंत्री धामी की गहरी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक पर्व हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाए जाते रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में भी वो जीवन को, संपूर्ण जीवन जीकर तमाम नवाचारों को, नए कामों को, कठिन परिस्थितियों में भी अपने को हर प्रकार से स्वस्थ रखते हुए, मेल मिलाप करते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और ये संस्कृति हमको उन्हीं से विरासत में मिली है, इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हमारी संस्कृति हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी लगातार हस्तांतरित होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। देहरादून में सीएम के शासकीय आवास पर कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक नृत्य और गीतों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। मुख्यमंत्री धामी ने उपस्थित कलाकारों और जनता के साथ पर्व की खुशियां साझा की और कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति हमारी अस्मिता की पहचान है। इस परंपरा को जीवित रखना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा सामूहिक दायित्व है। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य उनकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और 25 सालों का रोड मैप लेकर जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले। और ये दशक उत्तराखंड का होगा। दून में इगास पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर इगास पर्व के अवसर पर आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट की। उन्होंने परिवारों का हालचाल जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने माताओं बहनों को फल और उपहार भेंट किए और उनके साथ बैठकर भोजन किया।
इस दौरान उन्होंने माताओं बहनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं आपके बीच केवल मुख्य सेवक के रूप में नहीं बल्कि एक पुत्र और भाई की तरह सदैव उपस्थित हूँ। आपके जीवन में मुस्कान लाना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। जो उत्तराखंड वासी उत्तराखंड में रहते हैं और जो पूरे देश और दुनिया में प्रवास करते हैं, वो सभी मिलकर राज्य की प्रगति में, राज्य की गति में, राज्य की उन्नति में अपना योगदान दें। मैं उन सबसे भी अपेक्षा करता हूँ। मैं सभी को इस लोक पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सब पर भगवान राम की कृपा बने, माँ लक्ष्मी की कृपा बने। मुख्यमंत्री धामी का यह दोहरा आयोजन एक ओर सांस्कृतिक पर्व का उत्सव और दूसरी ओर आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचना उनके संवेदनशील, जनसंपर्क निष्ठ और जमीनी नेतृत्व का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनकी यह पहल न केवल उत्तराखंड की लोक परंपराओं को सम्मान देने की मिसाल है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सरकार विकास के साथ साथ संस्कृति, संवेदना और समाज के हर पहलू से जुड़ी हुई है। IND 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि नैसर्गिक सौंदर्य, आध्यात्मिक ऊर्जा, समृद्ध संस्कृति, शौर्य, पराक्रम और गौरवशाली परंपराओं से ओतप्रोत देवभूमि उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत उत्सव के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति का आगमन समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर 3 और 4 नवंबर को राजधानी देहरादून में विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। सत्र के पहले दिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी। इस ऐतिहासिक मौके को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्र को लेकर नाराजगी जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अगर यह सत्र गैरसैंण में आयोजित होता तो इसकी गरिमा और बढ़ जाती। उन्होंने यह भी कहा कि सत्र की अवधि केवल 2 दिन रखना उचित नहीं है। अगर इसे 8 से 10 दिनों तक चलाया जाता तो राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा संभव होती। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब पिछला सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था तब विपक्ष ने उसे चलने ही नहीं दिया था। कई अहम विषयों पर चर्चा अधूरी रह गई थी, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस ही है। राष्ट्रपति आती है तो उनका स्वागत है, लेकिन जैसा कि 25 वर्ष पूरे होने पे ये विशेष सत्र बुलाया गया है। अच्छा होता कि ये जो राज्य की मूल अवधारणा है गैरसैंण राजधानी, वहाँ अगर इस सत्र को बुलाते तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये सत्र कम से कम 8 से 10 दिन का होता तो लोगों को राहत मिलती, उनसे संबंधित कुछ विषय उठते और लगता कि सरकार जो है उत्तराखंड के मामलों को लेकर गंभीर है। और इस समय वैसे भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके प्रश्नों के उत्तर लोग चाहते हैं। अंकिता भंडारी का मामला है, संतरेसा है, महिला अपराध है, खनन है, साथ में हमारे को किस तरीके की राहतें मिलनी हैं और जो आपदा आई है, इतनी भीषण आपदा पूरे उत्तराखंड में, उसके लिए क्या आगे का हमारा रोड मैप है। और ये आपदाएं बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन, क्या उस विषय पे कोई चर्चा हो पाएगी? क्या कुछ ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा जो इस पे विधायकों के साथ कोई अलग से बैठक कर सके? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो सकते थे। विपक्ष सत्र चलने नहीं देता। विपक्ष गैरसैंण में जब सरकार ने सत्र रखा तो विपक्ष ने सत्र चलने नहीं दिया। सिर्फ बातों से सत्र नहीं चलता है, इरादों से सत्र चलता है। और देखिए, सत्र चलाने की जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की होती है। पूरे उत्तराखंड ने देखा कि जब गैरसैंण का सत्र था तो किस तरीके से विपक्ष ने सत्र ना चलने दिया और जल्दी सत्र खत्म हो जाए ताकि गैरसैंण से जल्दी वो भाग लें। इसके पूरी उन्होंने तैयारी करके आए थे। तो विपक्ष उत्तराखंड में कभी भी सत्र को लेकर सीरियस नहीं रहा है। कभी भी जनता के गंभीर मुद्दे, आप इतनी बड़ी आपदाएं आई थी उत्तराखंड में, गैरसैंण में उसको डिस्कशन करना चाहिए था। इतने प्रमुख मुद्दे थे विधायकों के, उसके ऊपर डिस्कशन होने चाहिए थे। विधायकों के सवाल लगे थे, उस पर डिस्कशन होने चाहिए थे। लेकिन सब कुछ दरकिनार करके कांग्रेस ने जल्द से सत्र खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, गैरसैंण से जल्दी वापस चले जाएं, इसके लिए उन्होंने सत्र नहीं चलने दिया। तो मैं विपक्ष की इस बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। विपक्ष जो है उत्तराखंड में वो हमेशा सत्र के अगेंस्ट ही रहता है।
और विधानसभा का विशेष सत्र 3 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड आगमन हो चुका है। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के सदन को संबोधित करेंगी। क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके चलते विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र हो रहा है। 3 नवंबर से 4 नवंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा, जिसमें उत्तराखंड के विकास को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं आईजी नीलेश आनंद भरने का कहना है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान 200 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती होगी। देहरादून में माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो है भ्रमण कार्यक्रम है, जिसमें आज पातंजलि में जो है वो कार्यक्रम होना है। उस तत्पश्चात जो है उसके बाद देहरादून में जो है एक जो विधानसभा विशेष सत्र होना है, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। इसमें जो सिक्योरिटी के लिए लेकर हमने सारे जितने इंतजामात है पूरे कर लिए गए। यहाँ पे जो है सारे पासेस दिलाने से लेके पार्किंग व्यवस्था और जो बहुत कड़ी व्यवस्था रहेगी विधानसभा को लेकर, तो जो अधिकृत व्यक्ति ही इसमें पास कर पाएंगे। उसके अलावा जो है जो विशेष सत्र के जो भी प्रोटोकॉल्स और बाकी जो चीज़ें होती है, गार्ड ऑफ ऑनर है और बाकी जो सुरक्षा में लगे जो जितने हमारे एसपी से लेकर ये करीब 200 से ज़्यादा कर्मचारी जो है विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। जहां केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट बंद होने के बाद परिवहन विभाग ने 4 धाम यात्रा से जुड़े ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आंकड़े जारी किए हैं। उत्तराखंड के अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि अब तक कुल 31,800 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं, जो लगभग पिछले वर्ष के बराबर है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश और आपदाओं के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। इसके बावजूद ट्रिप कार्ड के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बार यात्रा के दौरान कुल 87,364 ट्रिप कार्ड जारी हुए, जिसके माध्यम से लगभग 4,22,000 श्रद्धालुओं ने 4 धामों के दर्शन किए। $31,800 हमारे ग्रीन कार्ड बने थे कुल, और ये संख्या पिछले बार से के लगभग आसपास ही है। पिछली बार काफ़ी वृद्धि हुई थी, इस बार बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है उस तरह से देखेंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि बरसात में तुलनात्मक रूप से कम बने हैं। मई जून में यात्रा पिछले बार से बहुत तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई चल रही थी, पर भारी बारिश के बाद और कुछ आपदा जैसी स्थितियां पैदा होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है। पर अगर आप ट्रिप कार्ड देखेंगे तो ट्रिप कार्ड हमारे पिछले साल से बेहतर हैं परफॉर्मेंस। 87,364 ट्रिप कार्ड पूरी यात्रा के दौरान लोगों ने लिए हैं। ये क्योंकि कमर्शियल गाड़ियां ही ज़्यादातर ले रही हैं, उन्हीं के लिए कंपलसरी भी है। बाकी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो अपनी निजी कारों से जाते हैं लोग, उसका आंकड़ा हमारे पास इस तरह से डिटेल्स नहीं होता है। और नैनीताल से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां देर रात एक टेम्पो ट्रेवलर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसा आम पड़ाव क्षेत्र के भट्टभुट्टा मोड़ के पास हुआ। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोगों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही चौकी जोलीकोट में से उप निरीक्षक श्याम सिंह बोरा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। एसडीआरएफ और पुलिस ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया, जो रात भर चला। सभी घायलों को एम्बुलेंस और हाईवे पेट्रोल कार की मदद से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।